बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रिपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं सिमीना आप सबका स्वागत करती हूँ। परिवार यानी गृहस्थ जीवन सामाजिक जीवन पद्धति का परम आधार है। दूसरे शब्दों में धर्म आधार है। क्यों भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि हिंदू धर्म मजहब, पंथ, संप्रदाय या मत नहीं वरन जीवन पद्धति है। हर धर्म में शादी के पवित्र बंधन में बंधने के लिए कुछ न कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, जिन्हें मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। अस्मिता के आज के अंक में जानने की हम कोशिश करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट का आना, उसके प्रावधान और बदलते वक्त के साथ बहुत से बदलावों की अपेक्षा किस हद तक सही है और क्या विवाह पंजीकरण को लेकर आम जनता जागरूक हुई है। जानते हैं अपने पैनलिस्ट से जो खास मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हैं डॉक्टर सत्यमित्र दुबे जी। आप सामाजिक विश्लेषक हैं। स्वागत है सत्यमित्र जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं ज्योत्सना चैटर्जी जी। आप डायरेक्टर हैं, जॉइंट वुमेन प्रोग्राम चलाती हैं। स्वागत है आपका ज्योत्सना जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है वरुण गोस्वामी जी। आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपका ताल्लुक है। स्वागत है वरुण जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है शोनी कपूर जी। आप रक्षक फाउंडेशन से आते हैं। स्वागत है शोनी जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं उर्मिल सत्यभूषण जी। आप हिंदी की जाने वाली लेखिका हैं। स्वागत है उर्मिल जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय विद्यापीठ के स्टूडेंट्स। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। हर देश में शादी के पवित्र बंधन में बंधने के लिए कुछ न कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, जिसे मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे कानून के द्वारा ये जाना जा सकता है कि इसमें लड़के लड़की को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो 1955 में लागू किए गए हिंदू मैरिज एक्ट को एक ऐसे कानून के रूप में मान्यता दी गई है। यह कानून देश में होने वाले हर हिंदू विवाह पर नजर रखता है। यह कानून हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो धर्म से हिंदू है। हिंदू मैरिज एक्ट लागू करने का एक बहुत बड़ा कारण बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाना भी था। इसमें शादी रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है। इस कानून की धाराएं हर स्थिति को संबोधित करती हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों की बदलती सोच बहुत से संशोधनों की बात भी करती है और साथ ही समाज में इस कानून के प्रति लोगों को पूरी तौर पर जागरूक करने और उस पर सही तौर पर अमल हो, ये सुनिश्चित करने की पुरजोर कोशिश की ओर इशारा भी करती है। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। ये थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। मेरा पहला सवाल सत्यमित्र जी आपसे, वो कौन सी परिस्थितियां थी, अगर हम बहुत पीछे 1955 से पहले चलें, जब हिंदू मैरिज एक्ट को लाने की बात सोची गई? इसको मैं बहुत ही संक्षेप में इस बात को यदि मैं कहना चाहूँ तो औपनिवेशिक जमाने में भी नागरिक कानूनों में, व्यक्तिगत और निजी कानूनों में परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रही। 1861 में जब फौजदारी कानून बना और नागरिक कानून बना तो अंग्रेजों ने, राज्य ने जो है उसमें हस्तक्षेप किया। ऐसा नहीं कि राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बाल विवाह के विरुद्ध जब 1929 में कानून बना तब भी राज्य ने हस्तक्षेप किया। 1937 में भी विवाह कानून को बदलने की अंग्रेजों ने भी कोशिश किया। जब हम आजाद हो गए और जब संविधान बनने के बाद की जो प्रक्रिया हुई तो एक बिल आया जिसको हम हिंदू कोड बिल कहते हैं कि हिंदू कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 1950 में इस प्रक्रिया शुरू हुई और 1951 में ये बिल जो है जो उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसको कि बाद में हम पार्लियामेंट कहने लगे थे, उसमें ये बिल पेश भी हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं कानून मंत्री थे, उन्होंने इस बिल को पेश किया। लेकिन उस समय की जो हमारी संसद थी या पार्लियामेंट जो थी, उसके बहुत से जो रूढ़िवादी मेंबर थे, उन्होंने उनका विरोध किया। चुनाव होने वाले थे। चुनाव होने के नाते सरकार में वो दमखम नहीं था कि चुनाव के पहले इस हिंदू कोड बिल को पास कर दें। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस सवाल पर जो है कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया कि इस बिल को पास करने की आवश्यकता है। 1952 में जब पहला आम चुनाव पूरा हो गया
तब उसके बाद धीरे धीरे हिंदू कोड बिल के जो अलग अलग चीजें थी, जैसे कि विवाह का कानून, उत्तराधिकार का कानून, सिविल राइट्स का कानून, इनको अलग अलग करके वो सारे के सारे कानून जो हैं संसद ने पारित कर दिए। तो इस बैकग्राउंड को हमें समझना होगा कि सामाजिक जीवन में परिवर्तन की, विशेष तौर से निजी जीवन के, विवाह के, परिवार के, बाल विवाह हो या न हो, इस सवाल पर हम पिछले बहुत लंबे समय से विचार करते रहे और परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रही। ज्योत्सना जी हैं, जॉइंट वुमेन प्रोग्राम चलाती हैं। 1955 में जब ये कानून लाया गया, जब हिंदू मैरिज एक्ट बना, जिन बदलावों की अपेक्षा थी, क्या वो बदलाव आ पाए? सबसे पहले तो ये बदलाव में ये आया कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो मैरिज के बारे में प्राइमरीली डील करेगा कि ये शादी जो है वो किस कम्युनिटीज को लागू होगी। उसके साथ ही साथ कनेक्टेड आ गया कि अगर मैरिज ब्रेकडाउन होती है तो किस कारण से ये ब्रेकडाउन होगी, और उसमें 3 प्राइमरी कानून बताए गए। वो ये थे कि अगर क्रूएल्टी है या डिजर्शन है या कोई को बहुत इनक्योरेबल डिजीज है, ये और कई छोटी छोटी बातें थी। लेकिन इस पर उन्होंने कहा कि शादी ब्रेकडाउन हो सकती है, और उसी वक्त चर्चा ये भी होने लगा कि यदि ब्रेकडाउन होती है तो फिर जो औरत है उसको पॉसिबिलिटी, कुछ फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी दी जाएगी कि नहीं। इवन दो इट्स डायरेक्टली ये आती नहीं है, लेकिन देयर इज अ रेफरेंस कि मैरिज अगर ब्रेक होता है तो औरत को एलिमनी की जरूरत होगी, और एलिमनी कितनी होगी। और एलिमनी इस वक्त जो फिक्स हुआ था वो 500 रुपीज का एलिमनी था, और ये आपके कोई डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम नहीं था कि इसके बीच में ये हो जाना चाहिए। ग्रेजुअली जबकि ये कानून बन चुकी और उसमें ये भी रेफरेंस आया म्यूचुअल कंसेंट का, लेकिन औरतों ने, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस ने देखा कि इवन दो ये लॉ पास हो गई है, एप्लीकेबल हो रही है, महिलाओं के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती है, अगर बाई चांस शादी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या जो मेंटेनेंस या एलिमनी आपको मिल रही है वो सिर्फ 500 रुपए, तो इसमें ज्यादा तक कुछ होता नहीं है। एंड अमेंडमेंट्स में इमीडिएटली इन द प्रोसेस की औरतें कहने लगी, और सिविल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के लोग कहने लगे दिस लॉ नीड्स टू बी अमेंडेड। अमेंडमेंट की ही बात पर अगर हम आगे बढ़े, हिंदू मैरिज एक्ट को एक वकील के हैसियत से आप किस तरह से आंकना चाहेंगे, प्लस जो डिवोर्स को लेकर जो संशोधनों की बात चली है उस पर आपकी राय? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट जो जिस नियत से लाया गया वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि आप ये देखेंगे हिंदुओं में जो शादी का इंस्टीट्यूशन है दैट वाज अ सेक्रेमेंट, अगर हिंदी में कहते तो संस्कार। मुस्लिम्स में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो उन्होंने पहली बार इसको कानूनी जामा पहनाया, एक एंडेवर हुआ। हिंदू मैरिज एक्ट से पॉलीगैमी, जो एक से ज्यादा शादियां, उसको बैन किया गया, प्रोहिबिट किया गया, क्योंकि उससे पहले चूंकि कोई कानून नहीं था। आप देखेंगे 1955 से पहले कई ऐसे एग्जाम्पल सामने हैं जिसमें लोगों ने 4-4, 5-5 शादियां कर रखी थी एक से ज्यादा, तो इसने पहली बार लाके इसको ये किया। दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने डिवोर्स के ग्राउंड्स बताए कि ग्राउंड्स इसमें होंगे, लेकिन आज मैं जो ये फील करता हूं कि डिवोर्स के ग्राउंड्स हिंदू मैरिज एक्ट में इतने ज्यादा टफ और इतने ज्यादा सख्त हैं कि उन्हें प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, एक जैसे ग्राउंड है क्रूएल्टी का। क्रूएल्टी के लिए आज हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्रूएल्टी के स्पेसिफिक इंसिडेंट्स प्रूव करने हैं। अगर 10 साल तक किसी के साथ क्रूएल्टी हुई है तो 10 साल के इंसिडेंट उनको याद रख के उसे प्रूव करना। उसका नतीजा ये हुआ है कि जो केस फाइल होते हैं वो झूठे किस्से बना के फाइल किए जाते हैं। दूसरा, एक और मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्राउंड है कि इस ग्राउंड पर डिवोर्स लिया जा सकता है कि किसी भी स्पाउस ने वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और के साथ किया है। अब ये कैसे प्रूव करेगा इंसान? तो डिवोर्स के जो कानून है उनमें अमेंडमेंट आना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज को जो मॉडर्नाइजेशन हमारी सोसाइटी में हुआ है, डिवोर्स के कानून को बहुत लिबरल बनाना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में भी वो संशोधन आने चाहिए कि डिवोर्स आसानी से मिले। शोनी जी, आपकी राय, क्योंकि आप एक एनजीओ चलाते हैं, रक्षक फाउंडेशन से भी आते हैं, जागरूकता लाने का भी आप काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ कर पाए हैं? देखिए समीना, ऐसा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में जो मेरी राय है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था और 1976 के
में इसमें मूलचूल परिवर्तन किए गए थे। 1955 से 76 तक डाइवोर्स लेना बिल्कुल नियरली इम्पॉसिबल था, बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स थे। 1976 में एक म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स का ग्राउंड डाला गया। पहले ये ग्राउंड था कि लिविंग इन एडल्ट्री होना चाहिए स्पाउस को। एडल्ट्री जो है, वन इंस्टेंस ऑफ एडल्ट्री इज इनफ। क्रुएल्टी के ग्राउंड्स बढ़ाए गए और बाकी जो ग्राउंड्स थे वो रहे। साथ में 2 ग्राउंड्स और आए कि रेस्टिट्यूशन की डिक्री या जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री, पहले 2 साल, उसके बाद 1 साल के बाद इसमें डाइवोर्स हो सकता है। जागरूकता की जहां तक आप बात करती हैं, हमारे एनजीओ में अधिकतर लोग जो आते हैं वो विक्टिम होते हैं, जो कि किसी ना किसी तरह से लिटिगेशन में फंसे होते हैं। वो हमसे राय मांगते हैं कि क्या किया जा सकता है, तो हम उन्हें जो बेस्ट पॉसिबल राय होती है सर्कमस्टांसेस में वो देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं पार्लियामेंट्रियंस को लिख के कि इनमें क्या बदलाव आने चाहिए। जैसे कि 2-3 बदलाव जो हैं वो बहुत मस्ट हैं। एक तो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, उससे क्या होगा कि आज की तारीख में लांछन लगाने पड़ते हैं डाइवोर्स लेने के लिए, चाहे वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, अदरवाइज आपको डाइवोर्स नहीं मिल सकता। या म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स है, जिसके लिए कई बार आपको म्यूचुअली कंसेंट सामने वाली पार्टी नहीं होती, वो आपको एक्सटोर्ट करती है। और ये किसी एक लिंग पर लागू नहीं है, ये दोनों लिंग ऐसा कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिसको डाइवोर्स की ज्यादा जरूरत है वो ज्यादा एक्सटोर्ट होता है। कैसे देखती हैं, अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूं, जैसे कि वरुण जी ने भी कहा कि ये पॉलीगैमी को रोकने के लिए बहुत अच्छा कानून बना। स्त्री अधिकारों की हम बात करें, चाहे हम परिवार रूपी संस्था की बात करें, क्या वाकई हिंदू मैरिज एक्ट उन तमाम उस पर खरा उतरा? नहीं, मैं नहीं मानती ये खरा उतरा है। प्रयत्न जरूर हुआ, ये भी एक अच्छी बात थी कि वो चीजें ऐसी लाई गई कि ऐसा हो, लेकिन इनमें अभी बहुत जरूरत है अमेंडमेंट्स की, क्योंकि एक तो जागरूकता नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने की ही बात नहीं आती है, कुछ पता नहीं, चाहे एजुकेटेड लोग हैं, अगर वो हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है या इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं तो कहाँ पे जाके वो कराए अपना रजिस्ट्रेशन, हमें पता ही नहीं है। इमोशनली इतनी औरत जो है स्टार्व्ड हो जाती है, और बच्चों के कारण भी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ अभी 1955 वाला जो एक्ट है उसकी कई खामियां हैं जिसको अमेंडमेंट की जरूरत थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 नामक कानून लाए जाने के पीछे बहुत से कारण रहे। बेशक इसमें सामाजिक और आर्थिक कारणों के साथ साथ कहीं न कहीं स्त्री अस्मिता की बात सर्वोपरि रही है, क्योंकि इसके माध्यम से कहीं न कहीं औरत के अधिकारों को सुरक्षित करना प्राथमिकता थी। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, ये बताने एक छोटा सा ब्रेक। आप रहिएगा स्मिता के साथ।